अभी भी आपके परिवार को आरक्षण की जरूरत है। आप अगर छोड़ देंगे तो नीचे वालों को मिलेगा, क्योंकि आपका स्तर तो अब उस नहीं, तो हम लोग आरक्षण कहाँ लेते हैं। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डर गई। बीजेपी के नेता इस बात से डर गए कि हजारों की तादाद में यहाँ विश्वकर्मा समाज और पीडीए के लोग एकत्र होंगे। लेकिन साहब अब तो वोट चाहिए हमको, पीडीए, हम पीडीए हैं साहब, पिछड़ा दलित का वोट कैसे मिलेगा? तो SC/ST एक्ट को हम और भी झेलते रहेंगे। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और लोग कहाँ जाएंगे? क्या आपका सीना चौड़ा नहीं हो रहा है कि केवल पिछड़ा, साहब पीडीए, पिछड़ा, दी से दलित और अ से अल्पसंख्यक, ये और लोग कहाँ जाएंगे? क्या मुलायम सिंह भी ऐसा ही करते थे? ऐसा अब हो रहा है? हिटलर बड़े कि नरेंद्र मोदी? हम समझते हैं, मतलब हिटलर मान रहे हैं ना आप? बिल्कुल मान रहे हैं। बड़ा कौन दोनों में से? बड़ा तानाशाह कौन? हम तो समझते हैं कि हिटलर भी इतना बड़ा तानाशाह नहीं होगा। जिन नेताजी की खासियतें थी, मतलब जो भी जाए शरण में, फूलन देवी से लेकर के, और मतलब जो भी गोरखपुर में भी निपट निरक्षर एक मैडम थी, उनको भी सांसद बना दिया। मतलब जिसको चाहा, जिस पर कृपा बरस गई मुलायम सिंह यादव की, उसको विधायक बना दिया, सांसद बना दिया। और निश्चित रूप से नेताजी का दिल बहुत बड़ा था। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जातियों को और इनको जो है टूल किट्स दे करके, पुश्तैनी पेशा करा करके इनको उसी तरह से गुलाम बनाना चाहते हैं जिस तरह से पहले जमाने में होते थे, और जिनको राम राज कहा जाता था। नरेंद्र मोदी नहीं, वो नाम के हैं पिछड़ समाज के। अमित शाह नहीं, उसी समाज नाम के हैं। अच्छा, विचारधारा उनका जो है वो अगड़े समाज का है। मुलायम, कांसी राम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। और दोनों का जो गठजोड़ हुआ था, सरकार चलाने की बात हुई थी 6-6 महीने का। कोई मायावती को मारा पीटा नहीं ना, कोई देखा तक नहीं, जो है दूर दूर तक जो है कोई गया ही नहीं। क्या दलित में 3-4 जातियों को छोड़ करके, जैसे चमार हैं और कोरी हैं संभवतः, और जाटव हैं, इन लोगों को छोड़ करके, पासवान को छोड़ करके क्या नीचे जा रहा है आरक्षण? क्या पिछड़े में और नीचे तक पहुंच रहा है, जिनका जीवन स्तर अभी भी वैसे ही बना हुआ है? आगे पिछड़े वर्ग के आरक्षण की समीक्षा अगड़े वर्ग के लोग क्यों कर रहे हैं? उनको किस बात की क्यों जलन है? सवाल ये है। सवाल जो है, अगड़े वर्ग को यह तो चिंता हो सकती है कि निचवा जा रहा है कि नहीं आरक्षण, कि सब यादव ले लेंगे, मौर्य ले लेंगे, चौहान ले लेंगे, तो अगड़े वर्ग को चिंता रहनी चाहिए कि जो अभी भी पिछड़े हैं उन तक कब जाएगा। मुलायम सिंह यादव के अनन्य सहयोगी हैं, गए थे इलाहाबाद में IAS की तैयारी करने। इच्छा थी IAS या IPS बनकर के ही लौटेंगे, लेकिन हो गए नेता। मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आए, कई बार लाठियां खाई, स्टेट गेस्ट हाउस में भी प्रथम आरोपी रहे। गाजीपुर गए थे और गाजीपुर में इनकी PDA की सभा नहीं हो पाई। मुख्य अतिथि के रूप में गए थे गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में, और पुलिस ने सारी कुर्सियां लगी थी, सारा पंडाल था, और वहां PDA की सभा नहीं होने दिया। गाजीपुर से बैरंग वापस हो लिए। हमारे साथ हैं राम आश्रे विश्वकर्मा जी, MLC रहे, मिनिस्टर रहे मुलायम सिंह यादव के साथ। उनके चुनाव का संचालन भी मैनपुरी इत्यादि में करते थे। विश्वकर्मा जी, कल तो एक तो शुभकामनाएं हमारी आपके लिए। कल आप गाजीपुर गए जी, और वहां से वापस हो गए जी। PDA की सभा होनी थी, होने ही नहीं दिया प्रशासन ने। अनुमति भी लिया था, आपके समाज के ही एक सम्मानित प्रधान है शशिकांत विश्वकर्मा, उन्होंने ही किया था। 1000 की अनुमति थी, हमने सब देखा, उसमें सारे अभिलेखीय अवलोकन हमने कर लिया। आप पहुंच गए थे, सभा नहीं हो पाई। लोकतंत्र में आप तो अधिवक्ता भी हैं जी, और वकालत भी अपनी किए हैं, निचले स्तर से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो वाक और अभिव्यक्ति की आजादी है कि हमें बोलने का अधिकार है, हम अपनी बात कहेंगे, और यह संविधान वर्णित है, फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 19(1) का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर देखा जाए तो प्रथम हमारी जो फंडामेंटल राइट हमारे हैं, अनुच्छेद 21 जो सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है, और दूसरा जो हमारा राइट है वो अभिव्यक्ति की आजादी का है। आपको भाषण नहीं करने दिया, सभा स्थल पर नहीं जाने दिया, पुलिस आपको रास्ते में ही
इंतजार कर रही थी किधर से जाएंगे, हो सकता है गिरफ्तारी भी होती। आप पतली गली से निकल गए, किधर से, क्या मामला है? ये बिल्कुल, यो मोहम्मदाबाद में शशिकांत शर्मा बहुत ही मजबूत समाजवादी पार्टी का पीडीए का कार्यकर्ता है और पीडीए सम्मेलन का आयोजन किया था। बाकायदा 1 महीने पहले इसकी अनुमति भी ली गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डर गई। बीजेपी के नेता इस बात से डर गए कि हजारों की तादाद में यहाँ विश्वकर्मा समाज और पीडीए के लोग एकत्र होंगे और यहाँ से जो संदेश जाएगा 2027 में वहाँ की विधानसभा को हराने का काम करेगा। इसीलिए इस डर से भाजपा नेताओं ने प्रशासन पर दबाव बना करके उस कार्यक्रम को निरस्त करा दिया। सवेरे जब मैं तैयार हुआ आजमगढ़ से गाजीपुर जाने के लिए, तो शशिकांत शर्मा का फोन आया कि कार्यक्रम जो है निरस्त कर दिया प्रशासन ने। तो उनका चिंता मत करो, कार्यक्रम निरस्त हुआ ना, जनता तो आएगी, हम आएंगे, मिलेंगे और आपके घर पर खाना भी खाएंगे और वहीं पर पत्रकार वार्ता करेंगे और बताएंगे। और अब हम गए और हमने पत्रकार वार्ता किया, अपना उद्देश्य भी बताया और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के आवाज़ को दबा रही है। जो हमारा अधिकार है, मूल अधिकार है, हमें अपनी बात रखने का, सभा करने का, सम्मेलन करने का, पीडीए चौपाल लगाने का और अपने विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता संविधान ने हमको दिया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में इसमें पूरी आज़ादी है कि हम अपना विचार कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी हम विचार भी रख सकते हैं, सभा भी कर सकते हैं और सरकार के खिलाफ धरना, आंदोलन, प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही रास्ते पर चल रही है और ये जो है लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है। पीडीए जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पीड़ित महिला, इन सभी को मिला करके श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए परिवार बनाया है और पीडीए विचारधारा बनाई है, तो पीडीए विचारधारा सभी विचारों का संगम है। इसमें सभी इसमें अच्छा, डॉक्टर एक मिनट में अब पूरा हो जाए, सभी विचारों का संगम। इसमें डॉक्टर लोहिया का समाजवाद भी है, अंबेडकर का सामाजिक न्याय भी है, समाजवादी पार्टी का व्यवस्था परिवर्तन का नारा भी है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का इसमें सामाजिक न्याय और पिछड़ों की भागीदारी या दबे कुचले लोगों की हिस्सेदारी का भी सिद्धांत इसमें है और महात्मा गांधी का विश्व बंधुत्व की भावना भी इसमें है। ये हिंदुस्तान का हम समझते हैं या कोई ऐसा जो है विचारधारा नहीं है जिसको सभी विचारधारा को सम्मिलित करके श्री अखिलेश यादव जी ने ये पीडीए विचारधारा जो बनाई है और ये सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, सबको सुरक्षा देता है, सबको सम्मान देता है, सबको हिस्सेदारी देता है और इतनी बड़ी विचारधारा की जो है बैठक और श्री अखिलेश यादव जी की बात को हम मोहम्मदाबाद के लोगों के बीच में, पीडीए परिवार के बीच में हम बताने के लिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी को इसी से जो है उनको जो है कष्ट है कि पीडीए जो है विचारधारा या पीडीए परिवार जो श्री अखिलेश यादव जी का है, जिसके माध्यम से 2024 के लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने संविधान बचाने के सवाल पर, आरक्षण बचाने के सवाल पर, लोकतंत्र को बचाने के सवाल पर इन्होंने पीडीए परिवार का आह्वान किया और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 37 सीटों पर हरा करके जो है केंद्र में मोदी की बहुमत की सरकार बनने से रोकने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में किया। भारतीय जनता पार्टी को इसी पीडीए से परिवार से और पीडीए परिवार से उनको ये डर है कि अगर ये पीडीए का कारवां चलता रहा, विचारधारा गांव-गांव में फैल गया
तो अभी 2024 हारे हैं, 2027 भी हारेंगे, और जो है बीजेपी जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। इस डर से भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और तमाम मिनिस्टर, सब लोग इतने डरे हुए हैं कि पीडीए की जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है उसको निरस्त कराने का काम कर रहे हैं। हमारी आज़ादी जो बोलने की है उसको दबाने का काम किया जा रहा है, उसको छीनने का काम किया जा रहा है। यही तो श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि संविधान खतरे में है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये लोग जो है हमारे अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, इसको छीनना चाहते हैं। या तो ये इस तरह से कार्यक्रम कैंसिल करके, या तो फिर जो है SIR के माध्यम से हमारे वोटों को काट करके, वोट विहीन बना करके हमारे मौलिक अधिकार है वोट देने का, जो संविधान में लिखा गया है। और एक ऐसा अधिकार है कि चाहे राष्ट्रपति का वोट देने का अधिकार हो, या चाहे चपरासी का हो, चाहे अगड़े का हो, चाहे दलित का हो, सभी वोट का अधिकार बराबर होता है। इतना बड़ा अधिकार संविधान में दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी इसी वोट के अधिकार को छीनना चाहती है, तो कभी इसका बहाना लेती है और तानाशाही के रास्ते पर चल रहे हैं। ये आपको हम बताएं, इतिहास में जो है हिटलर भी जो है लोकतंत्र के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से सत्ता की गद्दी पर बैठा था, और फिर उसी को वहाँ पर तानाशाह हो गया था। तो ये मोदी भी जो है जनता के वोटों से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और बनने के बाद तानाशाही दिखाने का काम करते हैं। मतलब हिटलर बड़े कि नरेंद्र मोदी? हम समझते हैं, मतलब हिटलर मान रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल मान रहे हैं। बड़ा कौन दोनों में से, बड़ा तानाशाह कौन? हम तो समझते हैं कि हिटलर भी इतना बड़ा तानाशाह नहीं होगा जितना आज के जमाने में मोदी जी तानाशाह हैं। लेकिन एक चीज बताइए, पिछड़े पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और लोग कहाँ जाएंगे? क्या आपका सीना चौड़ा नहीं हो रहा है कि केवल पिछड़ा, साफ पीडीए, पिछड़ा, दी से दलित और से अल्पसंख्यक, ये और लोग कहाँ जाएंगे? क्या मुलायम सिंह भी ऐसा ही करते थे जैसा अब हो रहा है? मुलायम सिंह, नेताजी भी, हम उसी बात पर आते हैं। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में सभी हैं, मुसलमान से लेकर सिख, जैन, ईसाई से लेकर के सब लोग हैं। और इसमें जो है पीड़ित परिवार, पीड़ित है। पीड़ित मतलब पीड़ित भी होता है। पीड़ित का मतलब अगड़ी वर्ग का भी, अगड़ी जात का भी होगा। जो पीड़ित है वो पीडीए परिवार में आता है। जो महिलाएं हैं जो पीड़ित, वो भी आते हैं। समूचे जो है सभी लोगों को लेकर के पीडीए बनाया गया है। ये कुछ लोग गोल गोल घुमा रहे हैं। गोल गोल हम नहीं घुमा रहे हैं। कुछ लोग इसकी परिभाषा गोल गोल करके हमको टारगेट पे लेना चाहते हैं। जैसे आप सुनिए, पहले ही बोले हैं कि पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तीन नाम आपने बोला है, हमने नहीं बोला। पीड़ित भी बोला है हमने। नहीं, पीड़ित तो ठीक है, पीड़ित भी बोला, लेकिन तो पीड़ित कोई भी हो सकता है, अगड़ा भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, तो एक नाम और क्यों नहीं रखा? हो सकता है, एक नाम और क्यों नहीं रखा? क्या मान लिया है कि उनके साथ सामान्य वर्ग के लोग नहीं रहेंगे? बिल्कुल मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सामान्य वर्ग के लोग अपनी गर्दन कटाएंगे, चाहे जो हो जाएगा, मोदी मोदी मोदी, जोगी मोदी, जोगी मोदी करेंगे। क्या अखिलेश यादव ने इस बात को मान लिया है, खूंट बांध करके, कि ये लोग तो आएंगे ही नहीं, जो इनके नेता है हमारे साथ, वह लोग ले आएंगे कुछ, और हम इन्हीं को लेकर के राजनीति करेंगे, अल्पसंख्यक को, दलित को? और नहीं, ऐसी बात कतई नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी की विचारधारा या उनका मन जो है बहुत बड़ा है, लेकिन और सभी वर्गों को समाहित करता है। लेकिन आप तो सभी वर्गों को समाहित करता है। आप मुलायम सिंह यादव के उन्हीं के प्रभाव में आए जी, गए थे इलाहाबाद पढ़ाई करने, LLB भी आपने किया, और मुलायम सिंह यादव के साथ आप नेता बन गए जी। अब नेता बन गए तो ठीक है, MLC रहे, मिनिस्टर रहे, सब कुछ रहा, नेताजी ने बड़ा सम्मान दिया, और नेताजी अपने चुनाव का प्रभारी भी आपको बनाते थे मैनपुर और मैनपुरी में। लेकिन क्या नहीं लगता है कि नेताजी का जो कलेजा था मुलायम सिंह यादव का, जिस तरह से बड़ा कलेजा था, जिस तरह से पकड़ते थे, सभी लोगों का को प्रतिनिधित्व देते थे, उसी की देन आप भी हैं? बिल्कुल। अगर देखा जाए तो बड़ई समाज का कितना वोट है जी,
उसको इग्नोर कर देते, अन्य लोगों को देते, लेकिन आपको उन्होंने उच्च सदन में भेजा जी। तो जिस तरह का कलेजा मुलायम सिंह यादव का था, सीने का फैलाव 56 इंच से अधिक मान लिया जाए, वैसा कलेजा अखिलेश यादव का दिख रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। अगर दिखता तो पीडीए क्यों करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी हूबहू नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और विचारधारा भी वही है और कलेजा भी वही है। और मैं जो इसको लोग अपने अपने परिभाषा के अनुसार अलग अलग परिभाषित करें, लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी के भी साथ रह रहा हूँ इस समय, नेताजी के साथ था और हमने कोई अंतर नहीं देखा। नेताजी क्या कोई भी चला जाता था, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, गरीब हो, परेशान हो, किसान हो, नौजवान हो, और अपनी पीड़ा लेकर कोई भी जाता था तो नेताजी सुनते थे और तत्काल उसका काम करने का काम करते थे। कोई भेद आज तक नहीं किया नेताजी ने। इसी तरह से श्री अखिलेश यादव जी के यहाँ जो भी लोग जाते हैं, हम उनके साथ बैठे रहते हैं, पहुंच ही नहीं पाएगा, बैठे रहते हैं, तो वो भी उसी तरह से करते हैं। पहुंच जाते हैं लोग उनके यहाँ, बिल्कुल पहुंच जाते कोई हैं। बैरियर वगैरह कुछ ऐसे अखिलेश यादव नहीं, बैरियर नहीं, सिक्योरिटी तो हर जगह रहती है, लेकिन वो हाल में बैठ करके सभी से मिलते हैं, एक तरफ से सबसे मिलते हैं और सबसे मिल करके सभी की बात को सुनते हैं और हम समझते हैं कि जो है सभी की मदद भी करने का काम करते हैं। नेताजी थे, नेताजी में एक जो खासियत होती थी कि उनका धुर विरोधी भी और दुश्मन भी अगर उनके दरवाजे आ गया, उनकी शरण में आ गया, तो नेताजी जो है अपने विरोधी की भी मदद करने का काम करते थे। कभी जैसे कल्याण सिंह, जैसे बलराम सिंह यादव, जिनसे राजनीति में नेताजी की गोलियां चली, जिससे धुर विरोध रहा इटावा में बलराम सिंह यादव जी को। और जब बलराम सिंह यादव समाजवादी पार्टी नेताजी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो गए, सम्मिलित होने के बाद उन्होंने कहा कि हमें जो है मैनपुरी की लोकसभा सीट से हमें सांसदी लड़ा दीजिए। नेताजी की सबसे प्रिय सीट जो है मैनपुरी लोकसभा की है और नेताजी ने बलराम सिंह यादव को, बलराम सिंह यादव जी को मैनपुरी की सीट दे दी, लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया और सांसद भी बनाया और स्वयं संभल जैसे टफ सीट पर वहाँ पर डीपी यादव के खिलाफ वहाँ संभल चुनाव लड़ने चले गए। तो ये नेताजी की खासियतें थी। मतलब जो भी जाए शरण में, फूलन देवी से लेकर के, और मतलब जो भी गोरखपुर में भी निपट निरक्षर एक मैडम थी, उनको भी सांसद बना दिया। मतलब जिसको चाहा, जिस पर कृपा बरस गई मुलायम सिंह यादव की, उसको विधायक बना दिया, सांसद बना दिया। और निश्चित रूप से नेताजी का दिल बहुत बड़ा था। फूलन देवी का प्रकरण तो दूसरा था, एक पीड़ित महिला थी और जिसको इतने अत्याचार हुए थे, जिसको जेलों में बंद किया गया था। और जब निषाद समाज के लोग आए कि हमारे समाज की पीड़ित महिला है, इतने साल से जेलों में बंद है, इतने मुकदमे लगे, उसका अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, तमाम चीज़ें हुई, तो नेताजी ने फिर उनको जेल से जो है उनको मुकदमे वापस लिए, जेल से छुड़ाया भी और फिर मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट से सांसदी का चुनाव लड़ाकर सांसद भी बनाने का काम किया। ये जो है नेताजी का बड़प्पन तो था ही था, लेकिन उनका वो विचार था कि समाज में जो पीड़ित है, परेशान है या जिनको न्याय नहीं मिला है, ऐसे लोगों को साथ वो खड़े हो करके उनकी मदद भी करते थे, उनको न्याय भी देने का काम करते थे। मौका आता था तो उनको आगे बढ़ाने पर काम करते थे और पद भी देने का काम करते थे। ऐसे थे नेताजी। आपके समाज को, आपका समाज समाजवादी पार्टी को वोट क्यों देगा? मोदी जी ने वह दिया, भाथी दिया जो हवा भरती है, फिर हथौड़ा दिया, निहाय दिया,
और छीनी दिया, कई चीजें दिया, सारा इंस्ट्रूमेंट दे दिया, नाई को छुरा दिया, वो छुरा रगड़ने वाला दिया, कैंची दिया, सबको इस तरह से दिया। तो आपका समाज उनको चाक दिया, कुम्हार को जो कुम्हार देखा चाक जाए दिया, हाँ। तो आपका समाज, मोदी जी ने इतना कुछ दिया, दिल खोल करके दिया, और समाजवादी पार्टी ने क्या दिया? क्यों आपका साथ देगा? तो मोदी जी ने क्या दिया? अरे क्यों नहीं दिया? हथौड़ा दिया, हथौड़ा दिया कि बजाओ। मोदी जी ने विश्वकर्मा स्कीम चलाई। हाँ, विश्वकर्मा स्कीम में उन्होंने कहा कि उन्होंने 18 जातियों को लिया, लोहार, बढ़ई, सोनार, नाई, कुम्हार, दर्जी, मोची से लेकर के 18 जातियों को उन्होंने कहा कि इनको हम ट्रेनिंग देंगे। अच्छा, ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद इनको जो है फिर हम जो है टूल किट्स देंगे, टूल किट्स देंगे ताकि अपना रोजगार कर सके। हम कहना चाहते हैं कि हमारी बिरादरी के लोग लोहार या बढ़ई हैं। ये टूल किट्स देने का काम तो 1991 से पहले से किया जा रहा था। अच्छा, और हमारे बाप दादा पहले से भी यही लोहार बढ़ई, लोहारगिरी का, बढ़ईगिरी का काम करते थे। अब जब जमाना बदल रहा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, कंप्यूटर की दुनिया में जा रहे हैं, डिजिटल युग में जा रहे हैं, जब सभी के लड़के पढ़ लिख करके आईएएस और आईपीएस हो रहे हैं, पीसीएस हो रहे हैं, जज हो रहे हैं, तो मोदी जी हमारे समाज के लोगों को ये टूल किट्स देकर के लोहारगिरी, बढ़ईगिरी करा रहे हैं। हमको जो नौकर और मजदूर बनाकर रखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी चाहे विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, नाई हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सबको जो नौकरी देती थी, नौकरी देने से आदमी सम्मान के साथ जीवन जीता था, अपना खर्चा चलाता था। नौकरी नहीं दे रहे हैं? और ये जो है केवल टूल किट्स दे करके ये जो है बाप दादा की पुश्तैनी पेशा करा रहे हैं। हम पूछते हैं, हमारे समाज के भी लोहार के लड़के, बढ़ई के लड़के, क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बनेंगे? क्या वो आईएएस पीसीएस नहीं बन सकते, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी नहीं बन सकते, कोर्ट के जज नहीं बन सकते हैं? तो इनको ये न बना करके केवल मजदूरी करा करके गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जातियों को और इनको जो है टूल किट्स दे करके, पुश्तैनी पेशा करा करके इनको उसी तरह से गुलाम बनाना चाहते हैं जिस तरह से पहले जमाने में होते थे, और जिनको राम राज कहा जाता था। और वही राम राज भारतीय जनता पार्टी का आज है कि पिछड़ी जात के लोग, दलित समाज के लोग, ये लोग जो है अपना जो है
दोस्तों, हमारी बात हो रही है पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं रामाश्रय विश्वकर्मा जी। मुलायम सिंह यादव के प्रोडक्ट हैं, उनके साथ रहे, उनके चुनाव का मैनपुरी और उधर पश्चिम में संचालन किया, एमएलसी रहे, मिनिस्टर रहे। आज नेताजी, एक स्मरण मुझे हो रहा है मायावती जी का गेस्ट हाउस कांड जी। वह गेस्ट हाउस में थी और आप लोगों ने घेर लिया था, चारों तरफ से घेर करके मारो 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 मारो, और वह निरीह होकर के उसमें भीतर थी। लखनऊ का ही केस है, चर्चित केस है, बहुत से लोगों पर अपराध भी दर्ज हुआ। पता लगा कि उस समय एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उन लोगों ने बचाने का काम किया। मुझे नहीं पता क्या मामला है, मैं थोड़ा सा रुकूंगा। तो उस मामले के प्रथम आरोपी थे। किस तरह से आप लोगों ने मायावती को घेर लिया और मारा और बेइज्जत किया, जिससे कि दूरी ऐसे बढ़ गई। मिले मुलायम कांसी राम, वह नारा लगा था पहले, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और दोनों का जो गठजोड़ हुआ था, सरकार चलाने की बात हुई थी 6-6 महीने का, क्या था मामला और कैसे आप लोगों ने घेर लिया उनको गेस्ट हाउस में? देखिए, गेस्ट हाउस कांड पूरा भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी और दुष्प्रचार किया गया। अच्छा। हुआ ये कि सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी, नेताजी मुख्यमंत्री थे और सरकार अच्छी तरह से चल रही थी। ये बात है कि जब गठबंधन हुआ तो पिछड़ा, दलित, मुसलमान और सब जो है जातियों का इतना जबरदस्त गठजोड़ बना कि भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि अगर ये गठबंधन रहा कायम भविष्य में तो फिर भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव नहीं जीत पाएगी, यहाँ से लेकर दिल्ली तक गठबंधन ही चुनाव जीतेगी। उस समय हम लोग कहते भी थे जो है खुले तौर पर कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो नेताजी मुख्यमंत्री बनेंगे और देश में अगर सरकार बनेगी तो काशीराम जी, मानवर काशीराम जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये गठबंधन यहाँ से लेकर दिल्ली तक का जो है रास्ता तय करना था और इसकी पूरी प्लानिंग फार्मूला इसका बन गया था। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इस गठबंधन को तोड़ा जाए किसी तरह से। तो गठबंधन तोड़ने के लिए फिर उन्होंने जो है नागपुर कार्यालय सक्रिय हुआ और फिर अध्ययन कराया गया, नेताजी पर अध्ययन कराया गया। तो ये मिला कि मुलायम सिंह यादव जी को कहीं से प्रभावित नहीं किया जा सकता है और न कहीं दबाया जा सकता है। फिर मानवर काशीराम जी का अध्ययन कराया गया तो ये कि मानवर काशीराम जी को भी प्रभावित नहीं किया जा सकता है, दोनों चट्टान की तरह है, दोनों चट्टान की तरह है। फिर मायावती जी पर अध्ययन कराया गया तो पता लगा कि ये महत्वाकांक्षी महिला है, इनको प्रभावित किया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको लालच दिया कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, आप जो है गठबंधन तोड़िए। तो ये जो है फिर गठबंधन को तोड़ा, मायावती जी ने तोड़ा। काशीराम जी नहीं चाहते थे गठबंधन टूटे, मायावती जी ने तोड़ा। तो जब गठबंधन टूटा, समर्थन वापस लिया तो बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे विधायक और मंत्री जो गठबंधन में शामिल थे, जो स्पष्ट थे कि गठबंधन बना रहना चाहिए और इस सरकारें चलनी चाहिए, पिछड़ों और दलितों के हित में सरकारें चलनी चाहिए। तो उन्होंने जो है कुछ लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से मिले, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ रहेंगे। मायावती जी ने स्टेट गेस्ट हाउस में अपने विधायकों की बैठक बुलाई और सभी से जबरदस्ती दस्तखत करा रहे थे कि समर्थन वापस लेने के लिए। हम लोग समाजवादी पार्टी के राजभवन कॉलोनी में जो कार्यालय था पुराना, उसमें हम लोग नौजवान थे, यूथ थे, राकेश राणा थे, हम थे और तमाम लोग थे। तो हम लोगों को एक खबर लगा कि जो है जबरदस्ती दस्तखत करा करके सरकार गिराना चाहती हैं। तो हम लोग जो है ये हुआ कि जबरदस्ती कैसे करें कि चलिए चला जाए। तो गेस्ट हाउस हम लोग गए, स्टेट गेस्ट हाउस जो है। तो हम लोग जो है बाहर रहे और जो व्यवस्था अधिकारी का काउंटर होता है वहीं तक रहे, हम लोग अंदर नहीं गए, जो है वहीं तक रहे। और हम लोगों का ये था दबाव
कि ये जो है जबरदस्ती जो दस्तखत करा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए था। जो एमएलए या जो मंत्री नेताजी के साथ जाना चाहें उनको जाने दिया जाए, यहाँ से इनको न रखा जाए यहाँ पर। जो उनको जबरदस्ती रोक करके रखा था, और ये था कि एक हवाई जहाज आएगा, इनको भी प्लेन से जयपुर ले जाया जाएगा। अच्छा। ये था उस समय, हवा उड़ी थी, तो उनको रोकने के लिए हम लोग गए थे। और हम लोगों ने इतना ही कहा था, हम लोग नारा लगाया था कि मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, मायावती मुर्दाबाद। अच्छा। तो नारे लगे थे और कुछ नहीं किया। ना तो उनके कमरे तक कोई पहुंचा, ना गेस्ट हाउस में किसी ने कोई बदतमीजी की, केवल नारे लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के जो है मुरली मनोहर जोशी और ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिनको भी लगा रखा था, ये अफवाह फैलाई गई कि ये लोग मायावती जी को मारने के लिए मारने की साजिश रख रहे हैं। किसी ने कहा कि सिलेंडर जो है पहुंचाया जा रहा है, किसी ने कहा कि उनका कपड़ा फाड़ दिया। कपड़ा फाड़ दिया। कुछ नहीं, किसी ने देखा नहीं। मायावती एक नंबर कमरे में मायावती जी बैठी है, कांप रही थी, आप लोग चारों तरफ से घेर करके। नहीं, हम बाहर थे ना, समाजवादी क्रांतिकारी तो ही है, समाजवादी पार्टी के लोग क्रांतिकारी तो ही है। एक बार अगर मुखिया बोल देगा बोल मुलायम हल्ला बोल, तो हाई कोर्ट को भी चाप देंगे आप लोग, सुप्रीम कोर्ट को भी चाप देंगे। नहीं, वो तो दुष्प्रचार। तो मायावती में क्या, मायावती में क्या का भी एक अलग वो था। अच्छा, हम लोग मायावती जी पर बताएंगे थोड़ा सा। तो मायावती जी तो प्रथम केवल जो है वो जो है हम लोगों ने नारा लगाया था और ये दबाव बनाया था। कुछ एमएलए, मुलायम सिंह जिंदाबाद, हाँ, और कुछ एमएलए जो लोग हम लोगों के मिले जो है, उनको हम लोगों ने कहा कि चलिए आप जो नेताजी की, जब आपने कहा है तो उन्हीं को ले गए। जिन लोगों ने हाँ किया था उनको ले गए, कुछ लोग गए। बहरहाल यहाँ से लेकर के दिल्ली तक बीजेपी सक्रिय हुई और फिर जो है शाम तक जो है दुष्प्रचार किया गया कि गेस्ट हाउस कांड में जो है, गेस्ट हाउस में को मारने की साजिश। ये सब पूरी बात झूठी है। ये जो है मतलब सब नागपुर से हुआ। जी बिल्कुल, ये तो प्लानिंग तो वहाँ की थी। तो आप लोग आया उसको ऑपरेट करने के लिए मुरली मनोहर जोशी जी को लगाया गया। अच्छा, कोई मायावती को मारा पीटा नहीं ना? कोई देखा तक नहीं, जो है दूर दूर तक जो है कोई गया ही नहीं, देखा ही नहीं। मुकदमा आप पर हुआ, प्रथम आरोपी आप। अब उस समय जब हम लोग थे वहां पर तो मीडिया वाले भी आ गए, तो उन्होंने फोटो खींचा। तो जब समर्थन वापस हो गया, नेताजी की सरकार गिर गई, मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई, तो फिर गेस्ट हाउस के फुटेज मंगाए गए और उससे मंगा करके चेहरा देख देख करके एक के खिलाफ मुकदमा लिखा गया और मेरे खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया स्टेट गेस्ट हाउस कांड का, और 36 धाराएं मेरे ऊपर लगाई गई। अच्छा। जबकि मैं हाई कोर्ट का वकील रहा, कभी कोई जो है कोई छोटा सा अपराध भी नहीं किया था, तो इतनी धाराएं लगाई गई। और इलाहाबाद के मंफोर्टगंज के कमरे में मैं रहता था, वहाँ से मुझको CBCID गिरफ्तार करके लखनऊ ले आई और मजिस्ट्रेट में पेश करके फिर उनको जेल भेजने का काम कर दिया। क्या लगाया था आप पर? उतनी धाराओं में क्या था? इसमें तो मारने का भी रहा होगा, गाली देने का रहा होगा, अर्जेनाइट था, SC सब कुछ था उसमें, इतनी धाराएं लगी थी। वो तो हम धन्यवाद देते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, कि उन्होंने मुकदमे को जो है कि सत्ता को जान करके खत्म कर दिया हम लोगों पर। जान बच गई। जान बच गई। जी, जान बच गई। सबसे खतरनाक तो SC/ST एक्ट था। SC/ST एक्ट था। अच्छा, अब इस समय क्या, किस रूप में आप SC/ST एक्ट को देख रहे हैं वर्तमान में? वर्तमान में SC/ST का जो है, हालांकि ये जो बना था कानून, ये जो दलित समाज के लोग हैं, कमजोर लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए बना था। या ऐसे लोग कि जो है अपनी बात मजबूती से नहीं कर पाते या मुकदमा नहीं दर्ज करा पाते, तो सुमोटो मान लिया जाता था कि अगर है तो SC/ST, अगर SC/ST बिरादरी का है तो लग जाता था। अब उस पर जो है दूसरे पक्ष को प्रूव करने जिम्मेदारी कि उसने नहीं किया, ये जो है नहीं किया, लेकिन दुरुपयोग भी हो रहा है। क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप लोगों को तो दलित का वोट चाहिए, बोलेंगे नहीं? नहीं, आपका समाज भी पीड़ित होगा इससे, फर्जी मुकदमे लगे होंगे, रोज मामले आते होंगे। नहीं तो आप पिछड़ा वर्ग आयोग में भी रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। तो ऐसे मामलों पर जहां एक जाति को
प्राथमिकता देते हुए एक जाति को न्याय दिलाने के लिए समस्त जातियों पर कहर ढाया जाता हो, काहे मुखिया आपके खामोश हैं और आप लोग क्यों चुप हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे अधिक हमने पहले ही कहा था कि समाज का ऐसा वर्ग जो गरीब है, कमजोर है, जो बेबस है, जो बोल नहीं पाता, जो थाने तक पहुंच नहीं पाता, क्या अभी भी ऐसा और है? जो है नेताजी एक मिनट, क्या अभी भी ऐसा है कि थाने पर नहीं पहुंच पाएगा? क्या आजादी के अब जागृति आई है, अब लोग अपने अधिकारों के प्रति जो है सजग हुए हैं और अपने अधिकारों को लेकर के अब सड़कों पर निकलने का भी काम कर रहे हैं लोग, और अपनी आवाज को अब जो है थाने और कोर्ट तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से, लेकिन जिस समय ये बना था उस समय प्रासंगिकता थी उसकी जो है। हाँ, और प्रासंगिकता तो आज भी है। हाँ, किंतु तो हर कानून में लगा हुआ है। दुरुपयोग कैसे रुकेगा? तो इसके लिए खामोश कहाँ है? उसके लिए कोर्ट है। अरे कोर्ट में क्या? अरे SC/ST एक्ट दर्ज होगा, मुकदमा CO साहब जांच करेंगे, CO साहब लोड नहीं लेंगे, खट से आगे बढ़ा देंगे, जाएगा कोर्ट में, तब तक आपको एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगी, आप जाइए, हाई कोर्ट से जमानत होगी। बात तो सही। लेकिन साहब अब तो वोट चाहिए हमको, PDA, हम PDA हैं साहब, पिछड़ा दलित का वोट कैसे मिलेगा? तो SC/ST एक्ट को हम और भी झेलते रहेंगे। आपको दलित तो वोट देगा नहीं, क्यों देगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो आप, अरे आपने चंद्रशेखर रावण को टिकट दिया नहीं जी? 2 दलित वर्ग के 2 ठेकेदार, एक मायावती जिनका नाम लिया आपने, दूसरे चंद्रशेखर रावण, और दलित वोटों पर बाबा जी की दृष्टि लगी हुई है। बाबा जी समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ गए। बाबा जी, अरे बड़का बाबा छोटका बाबा, दोनों की दृष्टि लगी हुई है, और खूब उसके नाम पर पैसे भी दे रहे हैं कि जैसे ही मुकदमा दर्ज होगा वैसे ही 25,000, जैसे आरोप पत्र दाखिल होगा वैसे ही 50,000, और मुकदमा जब निस्तारित होगा तो 25,000 और 1 लाख रुपए जी मिलेगा। आपके मुखिया में दम नहीं है जो विरोध कर सके SC/ST एक्ट का? बाबा को तो वोट चाहिए और आपके मुखिया को भी वोट चाहिए। नहीं, तुम क्यों विरोध करें? वो एक्ट अगर जो है उस समाज के हित में अगर है, अब दुरुपयोग नहीं है, और दुरुपयोग है तो उसके लिए कोर्ट है। अरे कोर्ट है, मैंने फिर कहा, बिल्कुल है कोर्ट, फिर कहा। चलिए आप पर ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा। चलिए आप लखनऊ में, नेताजी थोड़ा सा, आप लखनऊ में हैं जी, और आपके ऊपर SC/ST एक्ट सहारनपुर में लग जाएगा, मान लीजिए कहीं भी लग जाएगा, आप दिखाएंगे वीडियो कॉल करके कि हम देखिए दुबे जी के साथ इस समय हमारा वीडियो चल रहा है इंस्पेक्टर साहब, तो इंस्पेक्टर साहब क्या कहेंगे जानते हैं? कहेंगे, अरे नेताजी आप तो मिनिस्टर रहे हैं मुलायम सिंह के साथ, क्या आप नेता रहे हैं, अखिलेश यादव आपको बहुत मानते हैं, राष्ट्रीय नेता है, लेकिन साहब ये कानून है ना, कोर्टवा में जाके कहिएगा, हम तो आपको ठेल देंगे। कैसे चलेगा साहब? तो दुरुपयोग तो सरकारें कर रही है आजकल जो है, और हम चुप रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी एक मामले में मायावती जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके समय में सबसे कम मुकदमे दर्ज हुए थे SC/ST एक्ट के। उन्होंने कहा था खबरदार फर्जी मुकदमे नहीं होंगे, जांच करके होगा। तो मॉनिटरिंग थी उस समय, मॉनिटरिंग थी कि जो है सही मुकदमों पर दर्ज होगा। और आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य में फर्जी मुकदमे ज्यादा दर्ज हो रहे हैं और फर्जी लग रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है ना। अंतिम बात नेताजी, 27% आरक्षण है जी पिछड़े को, आपके समाज को कितना मिल पाता है उसमें से? 27% आरक्षण में हमारे समाज को भी जो पढ़े लिखे योग्य लोग हैं और जो कंपटीशन की लाइन में है उनको मिल जाता है। हाँ, ये जो है मिल जाता है, मिल जाता है जी। क्या यह नहीं लग रहा है कि जितना हमारी संख्या है उसके अनुसार हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, सिर्फ पिछड़ों की आबादी तो है 56%, हाँ, और आरक्षण 27%। तो ये तो हम लोग लगातार मांग करते रहे कि आबादी के अनुसार को आरक्षण दिया जाए, हमको प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब चूंकि जो भी कर लीजिए, या तो सरकार की मंशा नहीं है या तो सुप्रीम कोर्ट का बैन है। 56 ही नहीं, 56 से अधिक जातीय जनगणना के बाद 56 से अधिक होगा। ये बिल्कुल अधिक है, 56 से अधिक होगा। लेकिन क्या नेताजी यह नहीं लग रहा है कि पिछड़े में चाहे दलित में
यह बहुत ईमानदारी से एक बात हम लोग कर रहे हैं, इसको दल से नहीं जोड़ना है, और दल का तो वही बात आप कहेंगे जो दल को लाभ पहुंचाएगा। क्या यह नहीं लग रहा है कि पिछड़ी में जितनी जातियां हैं 4-5 को छोड़कर नीचे आरक्षण पहुंच नहीं पा रहा है? क्या दलित में 3-4 जातियों को छोड़ करके, जैसे चमार हैं और कोरी हैं संभवतः, और जाटव हैं, इन लोगों को छोड़ करके, पासवान को छोड़ करके क्या नीचे जा रहा है आरक्षण? क्या पिछड़े में और नीचे तक पहुंच रहा है, जिनका जीवन स्तर अभी भी वैसे ही बना हुआ है? हाँ, ये जो है, जब जिस समय आरक्षण लागू हुआ था उस समय तो कुछ ही जो लोग पढ़े लिखे थे, कुछ ही जातियां, जैसे यादव, कुर्मी और जो मान, कुशवाहा है, चौहान है, किसान है, कुछ लोग पढ़े लिखे थे, तो उनका जो सिलेक्शन होता था। लेकिन अब जो चाहे लोक सेवा आयोग की रिजल्ट आता है या चाहे किसी वैकेंसी का जो है रिजल्ट आता है, तो अब उसमें 2-4 विश्वकर्मा भी नजर आते हैं, कुम्हार भी, प्रजापति भी नजर आते हैं, नाई भी नजर आते हैं। उसके नीचे जाइए और नीचे जाइए, चौरसिया भी नजर आते हैं, उसके और नीचे जाइए, तो उसके जो है तमाम जो है जातियां जो है नजर आती हैं। तो ये जो एक जो थीसिस लोग बनाते हैं, इसी पिछड़े में दर्जी वगैरह भी तो है, चुड़ियारा है, दर्जी है, सब है, हलालखोर है और अंसारी है, बहुत है। तो जो ये लोग बनाते हैं कि जो है कि नहीं, आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, आखिर में हम कहते हैं कि लोग परेशान क्यों हैं? आरक्षण दिया गया पिछड़े वर्गों को, पिछड़े वर्ग के लोग उस आरक्षण का, उसकी समीक्षा करेंगे कि हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आगे पिछड़े वर्ग के आरक्षण की समीक्षा अगड़े वर्ग के लोग क्यों कर रहे हैं? उनको किस बात की क्यों जलन है? सवाल ये है, सवाल जो है, अगड़े वर्ग को यह तो चिंता हो सकती है कि नीचे में जा रहा है कि नहीं आरक्षण, कि सब यादव ले लेंगे, मौर्य ले लेंगे, चौहान ले लेंगे, तो अगड़े वर्ग को चिंता रहनी चाहिए कि जो अभी भी पिछड़े हैं उन तक कब जाएगा? अगड़े वर्ग को अगर इतनी ही चिंता होती, अगर शुरू से ही उन्होंने नौकरियों से लेकर के राजनीति में अगर प्रतिनिधित्व दिया होता, तो आज आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। एक चीज बताइए नेताजी, आप लोग बिहार में भी खूब लगे हैं, हम ये विषय छेड़ना नहीं चाहते थे। नहीं, बिल्कुल छेड़िए आप। 15 साल तक लालू प्रसाद यादव का कुनबा रहा, वह रहे, राबड़ी देवी रही, और 20 साल से सुशासन बाबू, दोनों पिछड़े के हैं। 35 साल यह हो गया, उसके पहले भी कांग्रेस तो 40 साल पहले से गायब। ये साहब, अगर 40 साल में भी जीवन स्तर आपका नहीं बदला और आप ही थे सीएम, सब कुछ थे, उसके बाद काहे चिल्ला रहे हैं? क्या 40 साल कम है जीवन स्तर बदलने के लिए अगर सीएम पिछड़े वर्ग का ही रह रहा है? प्रतिनिधित्व उसी का है, उसी के सब लोग हैं, वही चला रहा है, बागडोर उसी के हाथ में। उसके बाद भी अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो एक बार विचार करना चाहिए कि दोष कहाँ है। तो अगर यही बात है तो मध्य प्रदेश में क्यों मोहन यादव को सीएम बना दिया? मोहन यादव पिछड़े हैं? नहीं, पिछड़े हैं। आप कह रहे हैं कि पिछड़े इतने दिनों तक राज रहने के बाद अगर परिवर्तन वोट के लिए कर दिया, उनको वोट के लिए कर दिया, वोट के लिए कर दिया, तो वोट के लिए यहाँ भी लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? काहे नहीं चिल्लाएंगे? इतने दिन में आपने क्यों नहीं अपना सुधार किया? 40 साल में चीफ मिनिस्टर रहने के बाद भी अगर सुधार आप नहीं कर रहे हैं, काहे चिल्ला रहे हैं? नहीं, 40 साल लगातार काम कहाँ करने दिया? क्यों नहीं काम? 40 साल, अरे 15 साल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, 15 साल में बच्चा जवान हो जाएगा, पैदा करेंगे तो, और 20 साल सुशासन बाबू का, 20 साल में उसकी शादी हो जाएगी। 21वां में जो वैधानिकता है नेताजी, उसके आधार पर उसकी शादी हो जाएगी। 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, यह वैधानिकता है जो मानक है। तो ये साहब 40 साल में, चलिए लंबा विषय होगा, नहीं लंबा विषय नहीं होगा, आप इसका जवाब सुन लीजिए हमसे। जो है, आप 40 साल तो गिन ले रहे हैं, लेकिन 40 साल में अवरोध कितने आए? मुख्यमंत्री, सरकार, उसका मंत्रिमंडल नीति बनाता है, पालन कौन करता है? पालन ब्यूरोक्रेट करते हैं। सिस्टम जो आईएएस का जो सरकार का सिस्टम होता है उसको पालन करता है, पालन ही नहीं किया गया। नहीं, देखिए नेताजी, चीफ मिनिस्टर कहेगा, डीजीपी खड़ा होकर के बैठने की हिम्मत नहीं है चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की।
हकीकत में बता रहा हूं, आज भी मैं जानता हकीकत हूं, में बता रहा आज हूं। भी मैं जानता हूं अखिलेश यादव जी के समय के कुछ लोग आज भी उनके सामने जाते हैं तो डायरी और पेन लेकर के सर 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 कह करके खड़े रहते हैं। नेताजी ये सवाल नहीं है, खड़ा होना अलग बात है। एक विधायक की औकात आईएएस से बड़ी है। अब अलग बात है कि ना सुन, देखिए आप बात मत घुमाइए। पालन कौन करता है? जो प्रमुख सचिव होता है, जिलाधिकारी होता हम है, बदल देंगे उसको, ब्यूरोक्रेट हम बदल देंगे। अगर वो विपरीत मानसिकता का है तो उस योजना को लागू नहीं करेगा। तो फिर नेताजी को हट जाना चाहिए, कालिख पोत करके सीएम को अपने मुंह में कालिख पोत करके हट जाना चाहिए। अगर सचिव उनका नहीं सुन रहा है तो सचिव को एक लाइन में कलम निकालेगा और कहेगा चल हट, चल दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। क्या उसमें एक चीज बताइए, सुनिए, क्या उस समय पिछड़े और दलित? देखिए राजनीतिक जो लोग होते हैं ये टेम्परेरी। अच्छा अब चलिए, सरकार 5 साल के लिए होती है और जो सिस्टम आपका ब्यूरोक्रेट का है वो परमानेंट होता है। चलिए वो हिलाए नहीं हिलता। मंत्री जी अंतिम सवाल यह है कि आप इलाहाबाद गए आजमगढ़ से, फूलपुर से, पढ़ाई उड़ाई किए, परिवार का कुछ ठीक ठाक रहा होगा तो भेजे होंगे लोग? कोई नहीं, बहुत सामान्य गरीब परिवार के सामान्य परिवार। आप जी पढ़ने में हम अच्छे थे। फिर 6 साल के लिए आप विधान परिषद में गए, मिनिस्टर रहे। अब क्या स्थिति आपकी है आर्थिक रूप से? और यह सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बच्चे कहीं काबिल हुए कि वह भी नेतागिरी करेंगे? नहीं, बच्चे सब पढ़ लिख रहे हैं, क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे तो पढ़ने में हम बहुत तेज थे और अपने समय के टॉपर थे। हाँ, तो हमारी स्थिति जो है इलाहाबाद जाने लायक नहीं थी। लेकिन क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हमारे पिताजी से कि आपका लड़का जो है बहुत तेज है पढ़ने में, अगर इलाहाबाद भेज दोगे तो अफसर बन जाएगा। तो पिताजी ने फीस वगैरह का इंतजाम करके हमको इलाहाबाद भेज दिया अफसर बनने के लिए। तो वहाँ पढ़ते पढ़ते हम जो राजनीति में आ गए। मतलब अफसर के अफसर बन गए, नेता बन गए। तो राजनीति में अफसर सलूट करेगा। तो राजनीति में आ गए और राजनीति में आने के बाद फिर जो है हमने फिर वहीं पर वकालत शुरू कर दी। राजनीति में आए तो उसमें जो है ये मंडल कमीशन का दौर चल रहा था। 77 में रामनरेश यादव जी की सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री थे। और जातिवाद का एक बहुत जो है तेज जो है उस समय धारा ये थी कि चूंकि यादव मुख्यमंत्री बन गया था तो बड़े लोग नारा लगाते थे कि रामनरेश वापस जाओ, वापस जाकर भैंस चराओ। तो ये जातिवाद विश्वविद्यालयों में भी फैल गया था। हाँ, फैल गया था। जब हम आजमगढ़ में गए और एन झा हॉस्टल में जब हम इंटरव्यू देने के लिए गए तो सब बड़े घरों के अफसरों के लड़के और बड़ी जात के लड़के सब जो है थे। उन्होंने इंटरव्यू लिया, क्या नाम बताया? फला, कहाँ से आए हो? तो हमने बताया कि आजमगढ़ से। हो आजमगढ़, रामनरेश यादव जो है। आरक्षण का इतना जहर उसमें फैल चुका था या इतनी दूरी बढ़ गई थी अगड़े पिछड़ों में कि वहाँ का। तो फिर 1-2 सवाल और हमसे पूछे तो हमने और टाइट होकर के जवाब दिया। तो कहा ओ ये तो बहुत टेढ़ा है, इसको जो है एडमिशन नहीं मिलेगा। हमको जो है केवल जाति के आधार पर और आजमगढ़ जिला होने के नाते एडमिशन मुझको जो है एन झा हॉस्टल से जो है बाहर कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए जाति का क्या कार्य। अच्छा, अभी भी ऐसा ही है? अभी भी कुछ ऐसा ही है कि कुछ बदला? तो उन्होंने तो एक लड़के ने मुझसे जो है केवल एक ही सवाल पूछा था, सर क्या नाम है? तो मैंने बताया रामा से विश्वकर्मा। कहें विश्वकर्मा कौन है, क्या होता है? विश्वकर्मा क्या होता है? तो मुझे गुस्सा आ गया। तो मैंने कहा गांव में लोहा पीटने वाले को देखे हो? कहा कि हाँ। मैं कहा वही लोहार हूँ। उन्होंने कहा वो इतना बड़ा तेवर अभी है इसका, तो आ जाएगा तो पूरा हॉस्टल बर्बाद कर देगा, इसको निकालो यहाँ से। तो उस समय जाति का इतना बड़ा उस समय वो चल रहा था और ये हम लोग महसूस कर रहे थे। तो हम लोग भी जातिवादी आंदोलन में हो गए, मंडल कमीशन के साथ हो गए। मंडल कमीशन लगाओ, पिछड़ों की राजनीति करो। तो हम पिछड़ों की राजनीति। अच्छा, उससे अभी निकल गए कि नहीं आप? नहीं, सुनिए तो पिछड़ों की राजनीति में चले गए। फिर जो है तो पिछड़ों की राजनीति में चले गए। फिर मंडल कमीशन की लागू करने के लिए जो है धरना आंदोलन करने लगे। उसके बाद से फिर जो है
सुना उस समय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरते हुए नेता थे, तो हम लोग जो है फिर इनके पीछे हो लिए। एक आध बार मुलाकात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि आप जो है हमारे साथ आओ लखनऊ। तो लखनऊ भी आए, 89 में जब मुख्यमंत्री बने तो मिलने आए। तो उसी समय से हमारा नेताजी से परिचय बहुत हो गया था, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का माना जाता था कि पढ़ा लिखा योग्य लड़का होता है। एक जनरल साइकोलॉजी होती है दूसरे लोगों के नेताओं के में कि ये अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है। तो हमारी इज्जत बहुत करते थे, बुला लेते थे, सीएम रहते हुए बुला लेते थे, या एक सिक्योरिटी को कह दिया था मुख्यमंत्री के घर में घुस जाते थे, चले जाते थे कालिदास मार्ग में। तो धीरे संबंध बढ़ता गया। हुआ ये, उसके बाद हम जो है छात्र राजनीति से निकल कर के हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। हमारे सीनियर थे जीसी गहराना, वो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे और हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट थे, और मुकदमा जितने लेबर यूनियन के मुकदमा फ्री में लड़ते थे, किसी मजदूर से पैसा नहीं लेते थे। तो सीपीएम के थे, तो मिली विचारधारा समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें हम और उभर गए। तो जब बाबरी मस्जिद गिरी और उसके बाद से जब जो है जो दौर शुरू हुआ, उस समय ये जो है 92 का, तो उस 92 में नेताजी जो है मजबूती से वो जो है सेकुलर और उन ताकतों के साथ खड़े थे, और जो फासिस्टवादी या जो वैसे ताकतें हैं उनके खिलाफ वो विरोध कर रहे थे। तो कॉमरेड थे, तो उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी हाई कोर्ट को ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ मुलायम सिंह यादव के साथ, उनके साथ जाओ, उनके साथ लगो, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। और सच्चा हम बताएं कि अब जो है अपने सीनियर के आदेश को मानकर हम यहाँ आ गए। 1952 में जब पार्टी बनी, पार्टी का पहला सम्मेलन जब 4-5 नवंबर को बेगम हजरत महल पार्क में हुआ, तो सम्मेलन में भी रहे और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से भी रहे। और उसके बाद जब जो है नेताजी ने आंदोलन शुरू किया, हमें समाजवादी युवजन सभा का SYS का जो है यूथ का सेक्रेटरी बनाया, और उन्हीं के साथ फिर लगे और राजनीति करते करते आज यहाँ तक पहुँचाए। इतनी ऊंचाई तय किया आपने, निचले स्तर से लेकर के और मिनिस्टर तक से लेकर के, आयोग के अध्यक्ष से लेकर के, इतनी ऊंचाई। क्या अभी भी आपके परिवार को आरक्षण की जरूरत है? आप अगर छोड़ देंगे तो नीचे वालों को मिलेगा, क्योंकि आपका स्तर तो अब उस तो हम लोग आरक्षण कहाँ लेते हैं। अच्छा, OBC रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू कर दिया गया है, और क्रीमी लेयर में चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, जिसकी इनकम जो है आय सीमा जो 8 लाख है उससे ज़्यादा है, तो 8 लाख से ज़्यादा हम लोगों की आय सीमा हो जाती है, तो हम लोग आरक्षण लेते ही नहीं है, नहीं लेते हैं आरक्षण जो है। आरक्षण तो जो 8 लाख के नीचे के जो आय वाले हैं उनको आरक्षण मिलता है। ये अंतिम जानकारी आपकी है? अंतिम जानकारी है। और एक सीमा थी पहले 5 लाख। जब हम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन बने तो इस सीमा को बढ़ा करके हमने कर दिया 8 लाख, रिकमेंड कर दिया। राज्य सरकार ने, श्री अखिलेश यादव की सरकार ने लागू कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निचले तबके के पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके। ये हमने किया है। दोस्तों, ये रहे रामाश्रय विश्वकर्मा जी, जिनके साथ हमने आज वार्ता किया। गाजीपुर में गए थे और इनको मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने एक तरह से बलपूर्वक कार्यक्रम को निरस्त करा दिया। नेताजी वहां से पत्रकार वार्ता करके लौटे, मुलायम सिंह जी के यादव के साथ राजनीति शुरू की और आज अखिलेश यादव जी के साथ बने हुए हैं। नेताजी ने आज समय दिया, बड़ा अच्छी बातचीत हुई। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा लगा, धन्यवाद।